हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स मेकअप। मैं उजाला सिंह आपके सामने लेके आई हूँ सीडीपी का क्लास नंबर 5। तो इसके पहले हम और भी 4 क्लासेस डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये सीडीपी का सीरीज जो है, ये मैंने सीरीज स्टार्ट किया। तो ये सेशंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है? अधिगम, जिसे हम क्या कहते हैं? लर्निंग कहते हैं। तो हम इसमें देखेंगे अधिगम क्या होता है, इसके कुछ डेफिनेशंस देखेंगे, इसको प्रभावित करने वाले कारक देखेंगे, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको प्रभावित करते हैं, इफेक्ट करते हैं। इसके अलावा हम इसमें लर्निंग कर्व्स देखेंगे, क्या होता है लर्निंग कर्व्स। आज हमारा क्लास नंबर 5 है। इसके पहले मैंने 4 क्लासेस करवा चुके हैं। तो देखिए आज हम अधिगम देखते हैं। अधिगम होता क्या है? अधिगम मीन्स लर्निंग, किसी भी चीज को सीखना, जो भी हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, इसे हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। अधिगम यह एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है। सबसे पहले क्या है? ये एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति परिपक्वता की ओर, हम क्या करते हैं? मैच्योरिटी लेवल की ओर जाते हैं। हम जितने ज्यादा मैच्योर होते जाते हैं उतने ही ज्यादा हमारी अधिगम होती जाती है, उतनी ही ज्यादा हम अपने अनुभवों के द्वारा, जो भी हमारे एक्सपीरियंस है, पास्ट एक्सपीरियंस के द्वारा हम अपने व्यवहार में क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। अनुभवों के द्वारा अपने व्यवहार में परिवर्तन तथा परिमार्जन, यानी कुछ एडिशन करते हैं, कुछ चीजें हमें गलत हैं तो उसको हम सही करते हैं, या फिर वो उस व्यवहार को पूरी तरह बदल देते हैं। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती है? अधिगम कहलाती हैं, लर्निंग कहलाती है। इसके अलावा कुछ डेफिनेशंस हैं जो डायरेक्ट पेपर में पूछे जाते हैं। एज इट इज वो डेफिनेशन लिख दिया जाएगा और पूछा जाएगा ये डेफिनेशन किसने दिया है। तो देखिए पहला डेफिनेशन है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस हैं उसके द्वारा हमारे व्यवहार में क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अधिगम कहते हैं। और ये डेफिनेशन किसने दिया है? तो ये डेफिनेशन गेट्स ने दिया है। ये डेफिनेशन गेट्स ने दिया है। और ये यूपी टेट में एक बार पूछा भी गया था डेफिनेशन कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो अधिगम कहलाता है। और ये डेफिनेशन किसने दिया है? तो गेट्स ने यह डेफिनेशन दिया है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारा, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की क्रिया अधिगम की प्रक्रिया है। जो भी नवीन ज्ञान में कुछ नया ज्ञान हम क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं या फिर सीखते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? अधिगम कहा जाता है। और ये डेफिनेशन किसने दिया है? तो ये डेफिनेशन वुडवर्थ ने दिया है। वुडवर्थ ने ये डेफिनेशन दिया है। ये भी आपके पेपर में पूछा जाता है। नेक्स्ट आते हैं, सीखना आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन है। जो भी हम एक्विजिशन होता है, अर्जन होता है किस चीज में? हमारे आदतों में। जो भी आदत हम अर्जन करते हैं किसी और से, या फिर ज्ञान जो अर्जन करते हैं, या फिर अभिवृत्ति में जो हमारे अर्जन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सीखना कहते हैं। उसे हम लर्निंग कहते हैं, अधिगम कहते हैं। ये डेफिनेशन किसने दिया है? क्रो ने दिया है। ये हस्बैंड एंड वाइफ थे, इन्होंने ये डेफिनेशन दिया है। नेक्स्ट हम आते हैं अधिगम की विशेषताएं। अधिगम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या विशेषताएं होती है अधिगम की, सीखने की। तो देखिए सबसे पहली विशेषता ये है कि अधिगम क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया है, मेंटल प्रोसेस है। इसमें क्या होता है? हमारा दिमाग शामिल होता है, मेंटल प्रोसेस है ये, मानसिक प्रक्रिया है। हम मानसिक प्रक्रिया करते हैं तभी कुछ ना कुछ सीखते हैं। नेक्स्ट आते हैं, अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक मीन यूनिवर्सल। ये क्या है? यूनिवर्सल प्रोसेस है। यूनिवर्सल मीन्स ये होता है कि हम हर जगह कुछ ना कुछ सीखते हैं, हर एक जगह कुछ ना कुछ सीखते हैं। हम स्कूल में आते हैं तो हम टीचर्स से सीखते हैं, टीचर्स के साथ साथ हम बच्चों से भी कुछ ना कुछ सीखते हैं। जो भी हमें नहीं आ रहा होता, कुछ डाउट्स होते हैं और कुछ बच्चों को चीज़ आ रहा होता है तो हम क्या करते हैं? उनसे पूछ लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। हम अपने सोसाइटी से सीखते हैं, हम कहीं जा रहे होते हैं तो, हम कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो हम हर जगह कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है। तो इसलिए क्या कहा जाता है? अधिगम क्या है? एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट, अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है।
देखिए, हम जो कुछ भी सीखते हैं वो समाज के द्वारा ही सीखते हैं, तो इसलिए अधिगम को क्या कहा गया है, एक सामाजिक प्रक्रिया कहा गया है, एक सोशल प्रोसेस कहा गया है। जो परिवार है या फिर जो हमारा स्कूल है, जो टीचर्स हैं, हमारे पड़ोसी हैं, ये सब क्या है, ये सब एक समाज है। तो हम इन लोगों से ही सीखते हैं, इसलिए अधिगम क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये हमारे जीवन भर चलती है। ये क्या है, जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें हम, जब बच्चा जन्म लेता है तब से कुछ ना कुछ सीखता है। पहले वो अपने परिवार से सीखता है, फिर वो अपने स्कूल से सीखता है, फिर वो अपने पीयर्स से सीखता है, टीचर से सीखता है, उसके बाद सोसाइटी में सीखता है, उसके बाद वो जॉब करने लगता है तो वहाँ के जो एनवायरमेंट होता है, वहाँ जो लोग होते हैं उनसे सीखता है। तो क्या है, अधिगम क्या है, एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ये जन्म से और मृत्यु तक चलती है। हम पूरी जिंदगी अपने कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। नेक्स्ट है समायोजन की प्रक्रिया है। एडजस्टमेंट जो है वो भी एडजस्टमेंट प्रोसेस है। ये जो अधिगम है वो एडजस्टमेंट प्रोसेस है, ये हमें समायोजन करना सिखाती है। अनुभवों का संगठन है। देखिए, अधिगम क्या होता है, अनुभवों के द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन। जो भी हमने आज तक अनुभव किया उसके द्वारा हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन हुए, तो वो अनुभव हमारे अंदर क्या हुए, स्टोर हुए, अनुभव हमारे पास है, तभी हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है। तो अधिगम क्या है, अनुभवों का संगठन है। हम क्या करते हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हमारे पास हैं जिसके द्वारा हम सीखते हैं। तो अधिगम क्या है, अनुभवों का संगठन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारे लर्निंग को प्रभावित करते हैं। तो देखिए, पहले तो हम शिक्षार्थी के अपेक्षा सापेक्ष में पढ़ेंगे। शिक्षार्थी मीन्स स्टूडेंट। स्टूडेंट कब अच्छे से सीख सकता है, मीन्स कि स्टूडेंट क्या करेगा तो उसकी लर्निंग अच्छी होगी, स्टूडेंट क्या करेगा तो उसकी लर्निंग अच्छी नहीं होगी। तो पहले हम शिक्षार्थी के संबंध में पढ़ेंगे, स्टूडेंट से संबंधित कारक पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है अभिप्रेरणा, जिसे हम मोटिवेशन भी कहते हैं। तो कोई भी स्टूडेंट, आप लोग ही मोटिवेटेड हैं तभी कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। अगर आप मोटिवेटेड नहीं है, डीमोटिवेट हो गए हैं, जैसे कि अभी वैकेंसीज नहीं आ रही हैं तो बहुत सारे लोग डीमोटिवेट हो गए हैं, लेकिन हमें अपने आप को क्या करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा। कभी ना कभी तो वैकेंसी आएगी, तब तो हमें तो बस एक पोस्ट चाहिए, हमें वो पोस्ट मिलेगा। तो हम मोटिवेट रहेंगे, तभी पढ़ेंगे और तभी हम कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो कुछ भी सीखने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है कि हमें क्या होना है, मोटिवेटेड रहना है, हमें अभिप्रेरित रहना है। तो मोटिवेशन जब होगा तभी हम अच्छे से सीख पाएंगे। अगर मोटिवेशन नहीं होगा तो हम कोई भी चीज अच्छे से सीख नहीं सकते हैं। मोटिवेशन एक अलग चैप्टर है, एक अलग टॉपिक है जिसे हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। मोटिवेशन दो तरह का होता है, एक आंतरिक मोटिवेशन, आंतरिक अभिप्रेरणा, और एक बाह्य अभिप्रेरणा। तो हम किसी ना किसी तरह से बस मोटिवेटेड होना चाहिए। हम जब तक मोटिवेटेड रहते हैं, आपने भी देखा होगा कि आप क्या करते हैं, कोई भी यूट्यूब वीडियोस देखते हैं या फिर मूवीज देखते हैं, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं तो तुरंत कॉपी बुक खोल के पढ़ने बैठ जाते हैं, और उस टाइम हमारा दिमाग बहुत फास्ट काम कर रहा होता है, लर्निंग बहुत तेजी से होती है। तो क्या होता है, अधिगम करने के लिए सबसे पहला क्या होता है, अभिप्रेरित होना चाहिए इंसान को। अभिप्रेरणा होगी तभी अधिगम अच्छे से होगा। जितनी ही ज्यादा अभिप्रेरणा होगी उतनी ही ज्यादा हमारी लर्निंग होगी। शिक्षार्थी की आयु, जो एज है, स्टूडेंट का एज डिपेंड करता है कि लर्निंग कैसी होगी। हमारी लर्निंग को हम एज भी क्या करता है, प्रभावित करता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी 5 साल के बच्चे को 5 साल के बच्चे को मैं ये अधिगम पढ़ाने लगूं तो उन्हें ये सब कुछ समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो उस लेवल तक अभी मैच्योर नहीं हुए हैं, उनकी एज नहीं है ये समझने की। तो वो क्या होगा, उससे उनकी अधिगम प्रभावित होगी, वो नहीं सीख पाएंगे। तो जिस एज के बच्चे हैं हमें उन्हीं के लेवल पे जाके चीज़ें सिखानी होती है। 5 साल का बच्चा है तो हमें उसे प्लस माइनस ये सारी चीज़ें सिखानी है, तो वो अच्छे से सीख पाएगा। अगर उनके एज से हट के हम चीज़ें उनको सिखाएंगे तो अधिगम प्रभावित होगी और वो अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। नेक्स्ट आता है परिपक्वता, मैच्योरिटी।
कोई इंसान कितना मैच्योर है, जैसे कि आप लोग इतने मैच्योर हैं कि आप लोग ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं, लेकिन यहाँ हम एज भी ले सकते हैं कि छोटे बच्चे इतने मैच्योर नहीं है कि वो ये सारी चीज़ें सीख सके। तो जो जिस लेवल की मैच्योरिटी होती है उस लेवल की हमें उन्हें चीज़ें सिखानी होती है, तो वो अच्छे से सीख सकते हैं। अगर आपने ये सारी चीज़ें पहली बार पढ़ रहे होंगे तो आपको भी ये चीज़ें समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि अभी आपको ये सारी चीज़ें बहुत नई नई लगती हैं। कोई भी चीज़ जब हम नया पढ़ते हैं तो भी हमें समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी चीजें हैं जो अधिगम को प्रभावित करती है। नेक्स्ट आता है बुद्धि। बुद्धि कैसे अधिगम को प्रभावित करेगी? कोई अगर तीव्र बुद्धि का बालक है, बुद्धि कैसे प्रभावित करेगी? अगर कोई तीव्र बुद्धि का बालक है तो वो क्या सीखेगा? जल्दी सीखेगा। कोई भी चीज कैसे सीखेगा? जल्दी सीखेगा। अगर कोई बालक मंद बुद्धि का है तो वो कोई भी चीज थोड़ा देर से सीखेगा। तो ये बुद्धि जो है हमारे अधिगम को प्रभावित करती है, हमारे सीखने को प्रभावित करती है। नेक्स्ट आता है थकान। थकान, कोई इंसान थका हुआ है तो वो उस टाइम पे नहीं सीख सकता है, तो ये भी हमारे अधिगम को प्रभावित करती है। नेक्स्ट शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य। अगर हम स्वस्थ रहते हैं, हमें कोई बीमारी नहीं है, हम बिल्कुल भी स्वस्थ हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? जल्दी सीखेंगे। एक स्वस्थ व्यक्ति किसी भी चीज को जल्दी सीखता है, यानी कि अधिगम बहुत ही तेजी से होती है। तो हमारा जो स्वास्थ्य है, मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल जो हेल्थ है या फिर हमारा फिजिकल हेल्थ है, ये भी हमारे अधिगम को, हमारे लर्निंग को प्रभावित करता है। नेक्स्ट आता है रुचि। रुचि मीन्स इंटरेस्ट। अगर आपको किसी भी चीज को सीखने में इंटरेस्ट है तो आप उस चीज को जल्दी सीखेंगे। सपोज अगर आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है तो आप मैथ्स बहुत जल्दी सीख जाएंगे, लेकिन अगर आपको सीडीपी में इंटरेस्ट नहीं है तो सीडीपी सीखने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन पढ़ना तो हमें सब है, मैथ्स भी पढ़ना है, सीडीपी भी पढ़ना है। लेकिन अगर आप किसी चीज में रुचि लेते हैं तो वो चीज हम जल्दी सीखते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट उसमें नहीं होता है तो हम उस चीज को देर से सीखते हैं। नेक्स्ट आता है सीखने की इच्छा। हम किस चीज को सीखने में इच्छुक है, जिस हमारी इच्छा जिस चीज में होगी वो चीजें हम जल्दी सीखते हैं, और जिस चीज को सीखने की हमारी इच्छा नहीं होगी, भले आपको सीडीपी सीखने की इच्छा नहीं हो, लेकिन ये आपकी जरूरत है, आपको जॉब पाना है तो ये सीखना है, तो इसको भले ही आप थोड़ी देर से सीखेंगे, लेकिन जब हम इच्छुक होंगे तो चीजें जल्दी सीखते हैं, और जब हमारी इच्छा नहीं होती है तो हम चीजें देर से सीखते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं शिक्षक से संबंधित कारक। शिक्षक ऐसा क्या करे कि जो स्टूडेंट है वो अच्छे से सीख पाए, स्टूडेंट की अधिगम अच्छे से हो। तो शिक्षक से संबंधित कारक कौन कौन से हैं? पहला तो आता है शिक्षक का व्यवहार। शिक्षक का व्यवहार। शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? अपने स्टूडेंट को लेकर शिक्षक का व्यवहार बहुत ज़्यादा रूड नहीं होना चाहिए। अगर शिक्षक बहुत ज़्यादा रूड है तो उसके बच्चे क्या होंगे? डरे हुए होंगे और उनकी लर्निंग अच्छे से नहीं होगी। तो शिक्षक का व्यवहार सीखने पर बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है, बच्चों को सीखने को प्रभावित करता है, उनके लर्निंग को प्रभावित करता है। विषय का ज्ञान। उस शिक्षक को अपने विषय का कितना ज्ञान है। अगर शिक्षक को विषय का ज्ञान सही से नहीं होगा तो वो बच्चों को सही से नहीं सिखा पाएगा, तो इस वजह से बच्चे की लर्निंग अफेक्ट होगी। नेक्स्ट आते हैं शिक्षा शास्त्रीय उपागम, पेडागॉजिकल अप्रोचेस। जो भी हम पेडागॉजी अभी पढ़ रहे हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें बच्चे के व्यवहार को समझना है, हमें किस टॉपिक को समझाने के लिए कौन सा एग्जाम्पल यूज करना है, किसको किस मेथड से पढ़ाना है, ये सारी चीजें अगर टीचर को पता रहेंगी तो अगर हम छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? हम छोटे बच्चों को अगर लर्निंग लेक्चर मेथड से पढ़ाने लगे तो क्या होगा? बच्चे बोर हो जाएंगे और वो सीख नहीं पाएंगे। तो वहाँ शिक्षक कौन सा पेडागॉजिकल अप्रोच यूज कर रहा है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है लर्निंग में कि शिक्षक कौन सा टीएलएम यूज कर रहा है। बच्चे जितने ज़्यादा उत्साहित रहेंगे उतना जल्दी सीख पाएंगे। तो पेडागॉजिकल अप्रोचेस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं अधिगम के लिए। अगर हम सही टाइम पे सही टीएलएम का यूज करते हैं तो हम बच्चे के अधिगम को क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। बच्चा बहुत ही जल्दी सीख सकता है किसी भी चीज को। नेक्स्ट आता है पाठ्य वस्तु से संबंधित कारक। पाठ्य वस्तु में, हमारे करिकुलम में, हमारे बुक्स में ऐसी कौन सी चीजें डाली जाए कि बच्चे की लर्निंग जो हो वो फास्ट हो, बच्चा जल्दी से सीख पाए कोई भी चीज। तो देखिए, पहला आता है उद्देश्यपूर्णता। हमें जो भी बच्चे को सिखानी है
वो ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए उसमें। हमें बच्चे को प्लस सिखाना है, ऐसा कि हमें बच्चे को प्लस सिखाना है, और हम बच्चे को क्या कर रहे हैं, बैकवर्ड काउंटिंग सिखा रहे हैं, कोई उद्देश्य ही नहीं है उसका। तो उसका उद्देश्य होना चाहिए, हमें बच्चे को मैथ सिखाना है, उनके रियल लाइफ के लिए मैथ सिखाना है, तो हमें क्या प्लस माइनस ये सारी चीज़ें सिखानी होंगी। तो उद्देश्य पूर्णता होनी चाहिए, मीन्स की जो पाठ्य वस्तु है वो कैसा होना चाहिए, उसका ऑब्जेक्टिव डिसाइड होना चाहिए, और जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल होना चाहिए। संरचना एवं प्रकृति, पाठ्य वस्तु की संरचना कैसी है, कैसी बनावट है उसकी। जैसे कि हम देखें छोटे बच्चों के बुक्स कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा ड्राइंग्स होते हैं उसमें, क्यों, क्योंकि बच्चा ड्राइंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। तो हमें बच्चे के अकॉर्डिंग क्या करना है, संरचना करना है, किसका, पाठ्य वस्तु का, पाठ्यक्रम का। नेक्स्ट आता है क्रम, आकार व भाग। हमें बच्चे को जो भी चीज़ सिखाना है वो कैसा होना चाहिए, क्रम में होना चाहिए। यहाँ हम एक चीज़ देख सकते हैं कि हमें कैसे सिखाना है, सरल से कठिन की ओर। हमें बच्चे को कैसे सिखाना होता है, सरल से कठिन की ओर, तो वो क्रम होना चाहिए, सरल से कठिन की ओर। पहले हम बच्चे को क्या सिखाएंगे, पहले हम बच्चे को काउंटिंग सिखाएंगे, काउंटिंग मीन्स गिनती सिखाएंगे। उसके बाद हम बच्चे को क्या सिखाते हैं, एडिशन सिखाएंगे। उसके बाद हम बच्चे को क्या सिखाएंगे, सब्सट्रैक्शन सिखाएंगे। तो ये एक क्रम में होनी चाहिए चीजें, तो बच्चा जल्दी सीख पाएगा। हम बच्चे को तुरंत पहले मल्टीप्लिकेशन ही सिखा देंगे, उसके बाद हम पहले बच्चे को गुणा सिखा दें तो बच्चा नहीं सीख पाएगा। उसके बाद हम उसे प्लस सिखाएंगे तो बच्चा नहीं सीख पाएगा। तो अगर चीजें क्रम में होंगी तो बच्चा क्या, अधिगम उसकी जल्दी होगी, अच्छे से होगी। तो हमें क्या करना है, पाठ्यक्रम को क्या करना है, क्रम में रखना है। नेक्स्ट आता है अभ्यास का उचित विभाजन। जो भी एक्सरसाइजेज है उसको अच्छे से डिवाइड किया जाए कि बच्चा घर पे बच्चे को क्या करना है, स्कूल में बच्चे को क्या करना है, इन सबको अच्छे से हम डिवाइड करके रखेंगे तो बच्चा अच्छे से सीख पाएगा। व्यवस्था से संबंधित कारक, कुछ कारक ऐसे हैं जैसे कि देखिए हमारा सिस्टम अगर सही होगा तो क्या होगा, बच्चा अच्छे से सीख पाएगा। अगर बच्चे को बैठने की व्यवस्था अच्छी नहीं है, बच्चे को जो क्लास है उसमें क्या हो रहा है, अच्छे से हवा नहीं आ पा रहा है, वेंटिलेशन की व्यवस्था अच्छे से नहीं है, तो बच्चा नहीं सीख पाएगा, बच्चा खुद में ही परेशान रहेगा। जब बच्चा खुद को ही सेफ महसूस, कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पाएगा तो बच्चा नहीं सीख पाएगा। तो क्या होता है, व्यवस्था से संबंधित कारक कौन कौन से हैं, विद्यालय व परिवार का वातावरण। जो भी शिक्षार्थी है उसके आसपास का वातावरण पॉजिटिव होना चाहिए। अगर वो स्कूल में है तो स्कूल में भी बहुत ज़्यादा शोर नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा झगड़ा नहीं होना चाहिए, परिवार में भी बहुत ज़्यादा झगड़ा नहीं होना चाहिए। तो वातावरण क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तब बच्चा का जो अधिगम है वो अच्छे से होगा। कक्षा में छात्रों के बैठने की समुचित व्यवस्था, छात्र कैसे बैठेंगे इसकी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए पहले क्या था, पहले डेस्क नहीं थे तो क्या होता था, बच्चे नीचे बैठते थे, जमीन पे बैठते थे, लेकिन अब क्या हो गया, डेस्क हो गए हैं तो बच्चे क्या बेंचेस पे बैठते हैं। तो व्यवस्था जितनी अच्छी होगी लर्निंग भी उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। अगर आप खुद का एग्जाम्पल ले लीजिए, अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं और पता चले साइड में डीजे बज रहा हो पड़ोस में आपके, तो आप क्या करेंगे, अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। तो वातावरण सही होने चाहिए, व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। अगर ठंड में आपको कोई कह दे नीचे बैठ के पढ़ने के लिए तो आपकी लर्निंग अच्छी नहीं हो पाएगी, आपको ठंड लगेगी, आप अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसलिए क्या होनी चाहिए, बैठने की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। कक्षा में रोशनी व हवा का प्रबंध, कक्षा में अच्छी तरह से रोशनी आए ताकि बच्चे के आंख पे ज़्यादा जोर ना पड़े, अच्छा वेंटिलेशन हो, हवा आए क्लास में। तो ये सारी चीज़ें क्या है, व्यवस्था से संबंधित कुछ कारक हैं जो कि क्या करता है, हमारे अधिगम को प्रभावित करते हैं। प्रयोगशाला तथा पुस्तकालय की व्यवस्था, हमारे स्कूल में क्या होना चाहिए, प्रयोगशाला होना चाहिए, लैब्स होने चाहिए और पुस्तकालय होनी चाहिए, ताकि बच्चा कभी भी उसको पुस्तक की ज़रूरत पड़े, बुक्स की ज़रूरत पड़े तो वो लाइब्रेरी में जाके ले ले। तो इससे क्या होगा, अधिगम अच्छे से होगा। तो ये हो गया अधिगम और उसको प्रभावित करने वाले कारक। अब हम क्या करेंगे, अधिगम वक्र करेंगे। अधिगम वक्र क्या होता है, जिसे हम लर्निंग कर्व कहते हैं। कर्व्स ऑफ लर्निंग, लर्निंग कर्व 4 प्रकार के होते हैं, ये चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए जहां अधिगम की मात्रा, प्रभाव, क्षमता आदि को किसी माध्यम से ग्राफ पर दर्शाया जाता है उसे क्या कहते हैं, लर्निंग कर्व कहते हैं। किसी भी चीज को
यहाँ हम अधिगम की बात करते हैं। अधिगम को हम अगर ग्राफ पे दर्शाते हैं कि कितने टाइम में कितनी लर्निंग हुई है, तो इसे हम क्या कहेंगे, लर्निंग कर्व कहेंगे। तो लर्निंग कर्व क्या होता है, मात्रा, प्रभाव, क्षमता आदि को किसी माध्यम से ग्राफ पर या आरेख पर प्रदर्शित करते हैं, इसे हम लर्निंग कर्व कहते हैं। तो देखिए 4 तरह के लर्निंग कर्व्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला होता है वो होता है सरल रेखीय। ये आपके पेपर में पूछा जाता है, लर्निंग कर्व से एक ना एक क्वेश्चन आता ही है हर एक टीचिंग एग्जाम्स में। समान निष्पादन वक्र, इसके बहुत सारे नाम हैं, तो आप नाम जो है वो इंग्लिश में याद रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इंग्लिश के नाम इजी भी होते हैं और हिंदी में बहुत ज़्यादा नाम चेंजेस होते हैं, नाम चेंज होते हैं, तो इसलिए इंग्लिश में आप इसको याद रखें। जैसे हम स्ट्रेट लाइन कहते हैं या फिर कर्व ऑफ इक्वल रिटर्न्स कहते हैं। इसमें सीखने की गति समान होती है, चाहे आप बच्चे को किसी भी तरीके से पढ़ा ले, बच्चा कितना भी टाइम पढ़ ले, लेकिन उसकी जो गति है, जैसे कि अगर हम इसको बनाते हैं देखिए इसमें हम बनाए, अगर बच्चा 1 घंटा पढ़ रहा है तो वो कितना सीख रहा है, इतना सीख रहा है। बच्चा 2 घंटा पढ़ रहा है तो इतना सीखा, मतलब इसमें जो इंक्रीमेंट है वो समान होगा, सीखने की गति जो है वो समान होगी। ये 2 घंटा, ये 3 घंटा, तो ये कर्व कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। तो ये देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन हो रही है, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, इसमें सीखने की गति समान है, तो इसलिए हम इसे स्ट्रेट लाइन कर्व कहते हैं या फिर कर्व ऑफ इक्वल रिटर्न्स कहते हैं। इसमें सीखने की गति एक समान होती है, चाहे आप बच्चे को किसी भी तरह से पढ़ा लीजिए, उसकी सीखने की गति कैसी होगी, एक समान होगी, तो इसलिए हम इसे स्ट्रेट लाइन कर्व कहते हैं। नेक्स्ट आता है धनात्मक कर्व, जिसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव कर्व भी कहते हैं या फिर कॉनकेव कर्व कहते हैं। इसका भी मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊंगी, ग्राफ बना के दिखाऊंगी, तब इसका ग्राफ जो है वो कॉनकेव शेप में, आपने मिरर पढ़ा होगा तो कॉनकेव मिरर, अवतल और उत्तल पढ़ा होगा, तो उसी शेप में इसका ग्राफ बनेगा। तो दूसरा है हमारा कॉनकेव कर्व, जिसमें क्या होता है, इसे अवतल वक्र तथा बढ़ता हुआ वक्र भी कहते हैं। इसमें प्रारंभ में सीखने की गति मंद होती है, शुरुआत में क्या होगी, सीखने की गति धीमी होगी, यहाँ धीमी होती है, फिर क्या होती है, गति तीव्र हो जाती है। देखिए ये शेप अगर आप देखें तो ये अवतल शेप का बन रहा है, अगर ये शेप देखें तो कैसा है, कॉनकेव शेप का है। यहाँ शुरुआत में यहाँ जो गति है, यहाँ बच्चा बहुत ज़्यादा नहीं सीख रहा है, थोड़ा सा कम सीख रहा है, और फिर आगे जाके गति बहुत ज़्यादा तीव्र हो जा रही है, तो इसे हम क्या कहते हैं, कॉनकेव कर्व कहते हैं। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, शायद शुरुआत में जो टीचर है वो मेथड सही यूज़ नहीं कर रहा हो, लेकिन जब मेथड सही यूज़ किया जा रहा है, बच्चे को प्लेवे मेथड से पढ़ाया जा रहा है, तो बच्चे की सीखने की गति तीव्र हो जाती है। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं। हम पहले एक बार ये सेशंस खत्म कर लेंगे, उसके बाद जिस एग्जाम का जो भी एग्जाम होगा उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे सारे ही टॉपिक से। तो इसमें क्या होता है, सीखने की गति पहले तीव्र मंद होती है, फिर बाद में जाके गति तेज हो जाती है, इसलिए इसे, इसका अगर आप डायग्राम देखें तो ये कॉनकेव शेप में बन रहा है, इसलिए इसे हम कॉनकेव कर्व कहते हैं। नेक्स्ट आता है ऋणात्मक त्वरण वक्र या फिर उत्तल, इसे हम नेगेटिव एक्सेलरेशन या फिर कॉन्वेक्स कर्व भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है घटता हुआ तथा हास्य निष्पादन वक्र, इसे कहा जाता है। इसका ग्राफ अगर हम देखें तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसमें शुरुआत में सीखने की गति तीव्र होती है, शुरुआत में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में जाके मंद गति हो जाती है। अगर हम देखें तो यहाँ बहुत ही तेजी से हम सीखते हैं और फिर यहाँ जाके गति थोड़ी सी मंद हो जाती है, यहाँ बहुत तीव्र होती है फिर इधर जाके मंद हो जाती है। तो इसका अगर हम शेप देखें तो ये ऐसे कॉन्वेक्स शेप में बनता है, तो इसलिए इसे हम कॉन्वेक्स कहते हैं। ये किस कारण होता है, थकान के कारण हो सकता है, अगर बच्चा थका हुआ होता है तो वो अच्छे से नहीं सीख पाता है, तो इस वजह से ये ऐसा बनता है। नेक्स्ट आते हैं एस आकारीय, इसमें कैसा,
एस का शेप का बनता है। जो ग्राफ अभी मैं बनाऊंगी वो एस शेप का बनेगा। मिक्स्ड कर्व इसे हम कहते हैं। इसमें क्या होता है, पहले सीखने की गति धीमी होती है। शुरुआत में क्या होगा, सीखने की गति धीमी होगी, यहाँ पे गति धीमी होगी, फिर आगे चल के गति तीव्र हो जाएगी। देखिए ऐसे हो जाता है, यहाँ पे गति बहुत ही धीमी है, सीखने की गति एकदम धीमी है, फिर यहाँ जाके बहुत तेज हो जाता है, फिर आगे चल के थोड़ी सी धीमी हो जाती है। तो अगर आप देखें तो ये कर्व कैसा बन रहा है, एस शेप का बन रहा है। यहाँ पे गति सीखने की धीमी है, फिर शुरुआत में जाके तेज हो जाती है, फिर यहाँ जाके धीमी हो जाती है। तो अगर आप देखें तो यहाँ जो कर्व है वो एस शेप में बन रहा है, ऐसे बना है। तो ये एस शेप, इसीलिए इसे हम एस शेप कर्व भी कहते हैं। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। क्यों, पहले शायद जो टीचर हो वो मेथड अच्छे यूज ना करता हो, या फिर स्कूल का वातावरण या फिर घर का वातावरण अच्छा ना हो, फिर बाद में उसे अच्छा वातावरण मिला तो वो तेज गति से सीखने लगा, फिर वातावरण खराब हो गया तो वो फिर धीमी गति से सीखने लगा बच्चा। तो इस वजह से ऐसा कर्व बनता है। पेपर में पूछा जाता है कि ये कर्व कब बनता है, किस सिचुएशन में, सिचुएशन दिया जाता है और इस सिचुएशन में कौन सा कर्व बनेगा ये पूछा जाता है। तो ये सारी चीजें, ये हो गई कर्व्स। कुछ 4 कर्व्स होते हैं हमारे लर्निंग के, जो कि मैंने आपको बता दिया। तो आज का हमारा सेशन यहीं खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसे ही। तो चलिए आज का सेशन हमारा यही खत्म होता है। अगले सेशन में हम करेंगे अधिगम का स्थानांतरण, यानी कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, और लर्निंग का पठार, मीन्स कि अधिगम का पठार, लर्निंग प्लेट्यू करेंगे। तो आज का सेशन यही खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।